23 अगस्त को एडवोकेट अक्षय मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करते हैं अगेंस्ट मैंडेटरी 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल E20 इम्प्लीमेंटेशन। पिटिशनर आर्ग्यू करते हैं कि बिना कंज्यूमर के अवेयरनेस के, बिना प्रॉपर लेबलिंग के, बिना किसी अल्टरनेटिव ऑप्शन के इस तरीके से पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाना सिटीजंस के फंडामेंटल राइट जैसे कि आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो गारंटी है आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। पिटिशनर कहते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड राइट टू मेक इन्फॉर्म चॉइसेस इस फंडामेंटल राइट का एसेंशियल हिस्सा है। सो जब कंज्यूमर को उसके खरीदे गए फ्यूल के कंपोजिशन और पोटेंशियल इफेक्ट्स के बारे में उसे अवेयर नहीं किया जाता, उसे इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, तब उसका राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड द राइट टू मेक इन्फॉर्म चॉइसेस दोनों वायलेट हो जाते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 21 जो गारंटी करता है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसके तहत आपका राइट टू लिवलीहुड एंड इकोनॉमिक वेलबींग भी आता है, जो कि कंज्यूमर को एक प्रकार का फ्यूल यूज करने के लिए फोर्स किए जाने पर, खासकर जब उसकी टुकटुकिया को डैमेज हो सकता है और फोकट का खर्चा एडअप हो सकता है, तब उसके राइट टू लाइफ और लिवलीहुड में कुछ राइट नहीं रह जाता। एंड जो तीसरा लॉ इस चक्कर में वायलेट हो रहा है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इस एक्ट में स्पेशली कहा गया है कि कंज्यूमर को उसके द्वारा खरीदे गए सामान को लेकर उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड्स एंड प्राइस ऑफ द गुड। E20 फ्यूल का मैंडेटरी सेल बिना डिस्क्लोजर या लेबलिंग के इसके मल्टीपल प्रोविजंस को वायलेट करता है। अब इस केस में सुनवाई 1 सितंबर को हुई और सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने कहा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकटरमणी कहते हैं ये फैसला सोच समझ के लिए गया है। और कौन मेरा दुश्मन आया है? एजी साहब कहते हैं पिटिशनर का तो सिर्फ नाम इस्तेमाल किया गया सर, इसके पीछे पूरी की पूरी एक लॉबी है। ये देश के बाहर बैठे लोग अब हमें बताएंगे कि हमें कौन सा फ्यूल यूज करना चाहिए। जो गरीबों के साथ हो रहा हो आप लड़ेंगे एक तो मुझे समझ नहीं आता कि हमारे देश के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं गवर्नमेंट के, वो गवर्नमेंट की तरह क्यों बात करते हैं। चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है। अब इसका जवाब देते हुए पिटिशनर के साइड से सीनियर एडवोकेट सदन फरासत कहते हैं कि अरे बताओ तो डाल क्या रहे हो। इससे अच्छा थोड़ी लगता है, आपको परमिशन लेनी चाहिए ना। नहीं, हमको लगा कि क्या लगा? आपको लगा कि जो मर्जी करेंगे मतलब। मिलॉर्ड, क्या मुझे अपना पेट्रोल चूज करने का भी अधिकार नहीं इस देश में? कुछ दिन बाद बोलोगे गवर्नमेंट चूज करने का भी नहीं है। देखो यार, गवर्नमेंट के इरादे इस मामले में तो एकदम पाक है, प्योर है, क्योंकि पेट्रोल बनता है क्रूड ऑयल से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के जरिए। पेट्रोल जो है वो एक वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है उस क्रूड ऑयल का, क्योंकि उसके वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से वो इजीली इवोपोरेट हो जाता है एंड हेंस उसका जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू नीट एथेनॉल। अभी जो पेट्रोल है बनता है क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल है फॉसिल फ्यूल, और फॉसिल फ्यूल जो है वो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से बनता है, प्राइमरली मरीन ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गी और ज़ूप्लैंक्टन से, जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स के इंटेंस हीट और प्रेशर जो लेयर्स ऑफ सेडिमेंट, सैंड, रॉक्स लगाते हैं, जिससे ये जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो कार्बन रिच हाइड्रोकार्बन मिक्सचर यानी कि क्रूड ऑयल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। खुदा का नाम लेके खोद। निकल गया, थैंक गॉड यार। जिनके एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में एनवायरनमेंट सीवरली डैमेज होता है। पहले तो इन ऑयल फील्ड्स को खोजना पड़ता है, फिर उसके बाद वहाँ पास ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, जिसकी वजह से हैबिटेट लॉस होता है, माइग्रेशन रूट्स डिस्टर्ब होते हैं, और वहाँ का जो सॉइल और वाटर कंटेमिनेट होता है वो तो है ही। अब अगर कहीं का सॉइल और वाटर दोनों कंटेमिनेट हो जाए तो वहाँ के फ्लोरा और फौना का ऐसी की तैसी होना निश्चित है, जो कि अल्टीमेटली वहाँ के फूड चेन को खराब करता है। खास करके ओशन में हमें एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। This video to our monitors. The U.S. Coast Guard is now federalizing this response to this oil spill off the Louisiana coastline. Officials say as much as 100,000 gallons of the stuff poured into the Gulf this week. The marshlands polluted, ecosystems exposed, dangerous toxins there in the water. So इसलिए तो सरकार कह रही कि हमें ऑयल से अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है, क्योंकि अपने देश की इकोनॉमी का सारा कंट्रोल किसी और के हाथ में देना समझदारी नहीं। अब ये डैमेज तो है ही, लेकिन इससे कहीं ज्यादा डैमेज होता है इसकी कंबशन के दौरान। जैसे कि पेट्रोल को जब कंबस्ट किया जाता है ओपन एयर में तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, साथ में CO2 और H2O उसके बाई प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पास H2O से कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे ये तो पानी बना रहा है तो अच्छा होगा, नहीं। जितना इसके रिलीज किए गए वाटर से फायदा नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा नुकसान इसके रिलीज किए गए CO2 से हो जाता है। पर ये कंप्लीट रिएक्शन अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ती है तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा और वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होगा, और साथ में शूट कार्बन यानी कि कार्बन के कुछ मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होंगे अलोंगसाइड द वाटर। अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर अनबर्न कार्बन हमारे लिए कितना टॉक्सिक होता है। अब जब तुम गाड़ी चलाते हो तो उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ फ्यूल कंप्लीटली कंबस्ट होता है, जबकि कुछ इनकम्प्लीट होता है तो कुछ होता ही नहीं है। और इन सब की वजह से जो कॉकटेल ऑफ कंपाउंड रिलीज होता है एग्जॉस्ट से, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। जिनको लेस हार्मफुल बनाने के लिए व्हीकल्स में
कैटालिटिक कन्वर्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, जो कि इन अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को, कार्बन मोनोऑक्साइड्स को और नाइट्रोक्साइड्स को CO2, H2O और N2 में कन्वर्ट करता है। अब क्योंकि इन कैटालिटिक कन्वर्टर्स में प्रीशियस मेटल जैसे कि प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम यूज किया जाता है, तो लोगों को इसकी असली वैल्यू इसको चोरी करके बेच के पैसा कमाने में नजर आया। A catalytic converter is an important and expensive part of a car's exhaust system, and thefts are spiking nationwide, up 325% in the last 2 years. Mostly due to a rise in the value of the rare metals inside. 2020 से 2022 तक तो प्रॉपर कैटालिटिक कन्वर्टर थेफ्ट रिंग ऑपरेट किया करता था यूएसए में, और ऐसा कांड हर जगह होने लगे जहां जहां गाड़ियां कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ बिक रही थी। इंडिया में भी ये चोरी बहुत ज्यादा अनकॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी जो इस पूरे प्रोसेस का मेन कल्प्रिट है वो अभी भी खत्म नहीं हो रहा था। कार्बन एमिशंस फिर भी बढ़ते ही जा रहे थे, तो इसका एकमात्र उपाय है कि फ्यूल को रिप्लेस किया जाए। इसलिए फ्लेक्स फ्यूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अभी जो फ्लेक्स फ्यूल है ये दोनों प्रॉब्लम्स को टैकल तो कर ही रहा था, साथ में इसकी वजह से फार्मर्स को भी ठीक ठाक फायदा होने लग गया। He says small farmers can't afford alternative means, even though the burning is illegal. Though the government does subsidize machines that could clear the fields without fire, they remain unaffordable to most. क्योंकि एथेनॉल बनाने के लिए चाहिए होगा शुगर कैन, मोलासेस, मेज और जो भी सरप्लस या डैमेज्ड फूड ग्रेन्स होंगे, उनको फर्मेंटेशन के प्रोसेस के जरिए उनके शुगर को एथेनॉल में कन्वर्ट किया जाएगा ईस्ट के जरिए। अभी जो प्रोसेस है ये फैक्ट्रीज में परफॉर्म किया जाएगा, जिसके लिए जो फार्मर्स सप्लाई देंगे उनको अच्छी खासी पेमेंट भी मिलेगी। एज पर द रिपोर्ट्स ये जो मूव है ये जैकपॉट है फॉर फार्मर्स, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जो फार्मर की इनकम है वो $4.6 बिलियन से बढ़ जाएगी नेशनली। पर ये चीज हमने पहले भी देख रखी है। ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान जब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इंट्रोड्यूस किए गए, तब फार्मर्स ने दे दनादन सीड्स उगाई, जिसका उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। हमारा देश जो भुखमरी में था वो सरप्लस में चला गया, पर इसका नतीजा ये हुआ कि पंजाब जैसे रीजन्स का ग्राउंड वाटर लेवल कहीं ज्यादा नीचे चला गया। पंजाब में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन होता है। उसका जो स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है वो 163.76% है, जो कि 100% के सेफ्टी थ्रेशोल्ड से बहुत ज्यादा नीचे है। यानी कि 79 to 84% जो स्टेट के ब्लॉक्स हैं उन्हें ओवर एक्सप्लॉइटेड या फिर डार्क जोन में क्लासिफाई कर दिया गया है। अब अगर लोगों को यहाँ फायदा दिखेगा तो यहाँ भी एक्सप्लॉइटेशन होगा। वैसे ही गन्ना या कॉर्न को उगाने में बहुत ज्यादा पानी लगता है, और जिन इलाकों में इनका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है वो इलाके पहले से ही वाटर स्कैर्सिटी जोन में आते हैं। लेकिन मैं इसमें ज्यादा सवाल नहीं करूंगा, नहीं तो गडकरी जी मेरे को एंटी नेशनल बोल देंगे। Petrol consumption of India, considering the amount of ethanol we would require, the estimate comes to about 10.16 billion liters. And ethanol production happens from corn, wheat, rice and sugarcane. And out of these 4 crops, 3 crops are water guzzling crops. So अभी बैंगलोर में वाटर क्राइसिस चल रहा है। बीएमसी ने बस एक नोटिफिकेशन दिया, they're going to cut the water supply by 5%. ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। देश में पानी की कोई कमी नहीं है। मैं वाटर अच्छा, E20 इनिशियली 2030 तक इम्प्लीमेंट किए जाने का प्लान था, पर गवर्नमेंट को शायद एनवायरनमेंट की चिंता अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, इसलिए उन्होंने 5 साल पहले ही इसे इम्प्लीमेंट कर दिया। थोड़ा भी लेट होता ना तो पता नहीं एनवायरनमेंट का क्या होता, पता नहीं उन फार्मर्स का क्या होता जो 1-1.5 साल तक प्रोटेस्ट करते रहे अपने MSP के लिए। और इन कंपनीज का जो 5 साल का प्रॉफिट डूबता वो तो अलग। कांग्रेस लीडर कहते हैं कि पिताजी बैठे सरकार में बनाए पॉलिसी और बेटा बना रहे पैसा, क्योंकि गडकरी जी की एक कंपनी है पूर्ति ग्रुप नाम से, जिसकी 2 सब्सिडरी कंपनी है, सायन एग्रो इंडस्ट्रीज और मानस एग्रो, जिसको उनके दोनों पुत्र निखिल और सारंग चलाते हैं। जैसे ही ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई वैसे ही इन कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस और रेवेन्यू में सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिला। जैसे कि जो साइन एग्रो इंडस्ट्रीज है उसका रेवेन्यू 17 करोड़ था फाइनेंशियल ईयर 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर फर्स्ट में 510 करोड़ हो गया। और जो स्टॉक प्राइसेस 40 रुपए थी वो 668 रुपए हो गई सिर्फ 16 महीनों में। अब एथेनॉल बनता है शुगर से, और पूर्ति ग्रुप के तो नाम में ही शुगर है। ऐसे एलिगेशन गडकरी के ऊपर पहले भी लगे थे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी की कंपनी पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए जवाब में लिखा है कि उनके निवेशक कंपनियों में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया का दावा है कि उनकी पड़ताल में कुछ और ही कहानी निकलकर सामने आ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पूर्ति पावर एंड शुगर में निवेश करने वाली ज्यादातर कंपनियां उन पदों पर मौजूद नहीं है जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के दस्तावेजों में दर्ज हैं। अखबार के मुताबिक पूर्ति में निवेश करने वाली 5 कंपनियों निविता ट्रेड, स्विफ्ट सोल, रिग्मा फिन ट्रेड, अश्वनी सेल्स एंड मार्केटिंग और अर्नविल ट्रेडर्स को मुंबई के अंधेरी इस इलाके में दुबे चावल में रजिस्टर दिखाया गया है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक चावल के मालिक विजय दुबे का कहना है कि वहां ऐसी किसी भी कंपनी का दफ्तर नहीं है। नहीं, यहाँ पर कोई कंपनी के लोग नहीं है। इसमें जो हमारा भाड़ूत रहता है उसका नाम है अनंत लक्ष्मण कावलकर। रेपुटेडली उनके टेन्योर के दौरान IRB इंफ्रास्ट्रक्चर का डायरेक्टर था निखिल गडकरी, जिसने लोन्स दिए पूर्ति ग्रुप को एक कंपनी के जरिए जिसका नाम है ग्लोबल सेफ्टी विजन, जिसका खुद का कैपिटल बेस 1 लाख रुपए का था, और उसने लोन दिया है 164 करोड़ रुपए का। अब इन सब एलिगेशन की वजह से उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस भी बैठी, पर उनको क्लीन चिट मिल गया। अब भले ही गडकरी जी का शुगर मिल और एथेनॉल प्रोडक्शन इंडस्ट्री में हाथ है, पर ये उतना गीला नहीं है शायद जितना हम सोच रहे हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स
प्रोड्यूसर जो इनको उतना पैसा कमाने नहीं दे रहे हैं। टॉप 10 एथेनॉल प्रोड्यूसर्स में भी इनका नाम नहीं आता। अकॉर्डिंग टू अ ट्वीट बाय फेंथुसियास्ट, इनका कंट्रीब्यूशन 1% भी नहीं है इस इंडस्ट्री में। पर समहाउ इन कंपनीज को गेम प्लान पता था, तभी जो प्रोडक्शन 2013 में 421 लीटर थी वो मिड 2025 तक 1810 करोड़ लीटर्स तक पहुंच गई। और ये जितने भी मेजर प्रोड्यूसर्स हैं एथेनॉल के, उनमें से अधिकांश कंपनीज शुगर बनाती थी पहले। अब देखो सरकारी एजेंसीज तो चीख चीख के कह रही है कि E20 सेफ है, हमने टेस्ट किया है, खट्टा है थोड़ा सा, पर एथेनॉल एक कोरोसिव फ्यूल है। Ethanol in gasoline, there's a lot of strong opinions. When it comes to small engines, I think there's almost a consensus that there's a problem with it. If it's left in a gasoline tank for any period of time, it's going to cause corrosion. What we saw today was non-ethanol fuel does indeed deliver better fuel efficiency. क्योंकि इसे पानी से प्यार है। ये पानी देखता है और बोलता है मेरे को हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है इसके साथ, क्योंकि उसका एक हिस्सा हाइड्रोफिलिक होता है। लेकिन ये रिश्ता हमारी गाड़ी की टंकी, गैसकेट और फ्यूल पंप्स के लिए बिल्कुल नाजायज है। चोरी, भीख, डाका, गबन कुछ भी कर लेते, लेकिन प्रेम ना। ऑल्दो 2023 के बाद आने वाली गाड़ियां थोड़ी सी लिबरल सोच की है, वो अलाउ करती हैं E20 फ्यूल, पर इनमें से भी कई सारी गाड़ियां पूरी तरीके से E20 फ्यूल पे नहीं चल सकती। और जो पुरानी गाड़ियां उनको तो बहुत ज्यादा ही एतराज है। कैसे तैसे तो वो E10 फ्यूल के लिए मान गए, लेकिन E20 फ्यूल उनको आंख फुटते नहीं सुहाता। 2023 तक करीब 237.3 मिलियन गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 212.3 मिलियन यानी कि लगभग 89.4% गाड़ियां 2023 से पहले की हैं, जो कि इतना सारा एथेनॉल पेट्रोल में मिलता हुआ देख के शर्म से मर जाएंगी। और ऐसे स्ट्रेस वाली सिचुएशन में इंश्योरेंस वाली कंपनियां कहती है कि तुम गाड़ी को दारू नहीं पिला सकते, हम इंश्योरेंस नहीं देंगे। Hello everyone, look at this. This came out of my bike's carburetor. This is all rust. My bike was parked for like 2 or 3 months, and although bullet tanks are prone to rust, but this has never happened before. देखो यार, एथेनॉल ना अच्छा फ्यूल नहीं है, पेट्रोल से तो अच्छा नहीं है, क्योंकि पेट्रोल पर लीटर में अप्रॉक्स 33.6 मिलियन जूल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जबकि एथेनॉल अप्रॉक्स 23.4 मिलियन जूल। इसका मतलब सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए एक्स्ट्रा एथेनॉल लगेगा। एक्स्ट्रा एथेनॉल लगेगा मतलब बार बार टंकी भरेगी, बार बार टंकी भरेगी मतलब ज्यादा पैसे खर्चे होंगे। और क्योंकि एथेनॉल को इंडिया में प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसका पर लीटर कॉस्टिंग 60 से 70 रुपए है, तो E20 भी तो सस्ता होना चाहिए ना। सेम पैसे में मेरी गाड़ी कम माइलेज क्यों दे रही है? SIM के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी कह रहे हैं कि लैब कंडीशन में 2-4% गिर रहा है, तो एक्चुअल में तो और ज्यादा गिर सकता है। अभी तो ये ढंग से आया भी नहीं और अभी से इसका इफेक्ट दिख रहा है। कॉर्न बेस्ड एथेनॉल प्रोडक्शन की वजह से जो देश एशिया का टॉप कॉर्न एक्सपोर्टर था, वो अब नेट इंपोर्टर बन चुका है। और एक बात तो मेरे समझ के परे है कि जिस देश का हंगर इंडेक्स में रैंक 105 है 127 देशों में से, पता नहीं तुम इस इंडेक्स में कितने यकीन रखते हो, पर इसके हिसाब से इंडिया एक सीरियस हंगर कैटेगरी में आता है, जिसका स्कोर 27.3 है। ये स्कोर कहता है कि हमारे देश में अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी ठीक ठाक है। और इन सब के बावजूद हमारे देश में खाना वेस्ट हो जाता है, सरप्लस में चला जाता है। सो व्हाट नाउ? As a citizen of this mighty nation, I think I have the right to choose the fuel of my choice, at least one that suits my vehicle better. आपसे जो हो सकता है वो करो। आप नॉर्मल पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दो और एथेनॉल ब्लेंडेड को सस्ता कर दो। This is my 2025 motorcycle. The fuel tank says it's E5 and E10, but when I head to the pump, they say they only serve E20. I paid 15 years of road tax while buying this motorcycle, but when I have to buy the fuel, I am not allowed to get it. Now, how's that fair? क्यों मैं जो अपनी पसंद की गाड़ी जिसको बड़ी मेहनत से मैंने खरीदा है, उसको जबरदस्ती वो फ्यूल पिलाऊं जो वो पीने लायक नहीं है? अरे कभी ने मेरे दीकरे को मार डाला, मारो दीकरो, मारो दीकरो। ऑफ कोर्स हम ब्राजील जैसे देश तो है नहीं जो इंसेंटिव देंगे लोगों को ब्लेंडेड फ्यूल यूज करने के लिए। इस फील्ड में ब्राजील पायनियर है। इसके बावजूद आज भी वहाँ के लोगों पे ऑप्शन है फ्यूल्स को लेकर। आप कहते रहो गाड़ी चल जाएगी, गाड़ी तो मिट्टी तेल में भी चल जाएगी। पॉइंट ये है कि कितना अच्छे से चलेगी। अगर वो बार बार मेंटेनेंस में जा रही है, बार बार प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मेरा फालतू का एक्स्ट्रा खर्चा उसके ऊपर लग रहा है, तो इसमें मेरा नुकसान है, जिसके लिए पैसे मेरे को PM केयर फंड से तो मिलेंगे नहीं। ये है मेरी 2022 की इंटरसेप्टर 650, जिसमें मैं अप टू E10 का फ्यूल ही डलवा सकता हूँ। पर अब E20 फ्यूल के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर मैंने E20 फ्यूल कंटिन्यूसली यूज किया तो उसके कोरोसिव नेचर की वजह से बाइक की फ्यूल लाइन, इंजेक्टर, स्पार्क प्लग्स और कई सारे कंपोनेंट्स खराब और जल्दी वियर आउट होंगे। और इन्वायरमेंट वाला चोंचला तो करो ही मत भाई। तुमसे जंगल तो बच नहीं रहे हैं, ऊपर से जो जंगल है उसके डेफिनेशंस चेंज करो ताकि कॉर्पोरेट्स को फायदा हो सके। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जितने नियम कानून बनाएंगे सिर्फ आम लोगों के लिए, इन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कुछ नहीं, सब माफ है उनके लिए। तुम बताओ तुम्हारे क्या एक्सपीरियंस, ओपिनियन या विचार है इस टॉपिक के ऊपर?